हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। आज हम इस पार्ट में भारत का भूगोल भाग 10वां देख रहे हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा परिवहन। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं भारत का भूगोल भाग 10, उसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत में परिवहन व्यवस्था, क्या क्या साधन है परिवहन के, क्या कैसा डिटेल्ड चीजें होती हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखें। लगभग आपका भारत का भूगोल अब इस पार्ट के बाद खत्म हो जाएगा, एक पार्ट और मैं लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और भारत का भूगोल आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भारत में परिवहन। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में परिवहन क्षेत्र काफी व्यापक एवं वैविध्य है, ठीक है। बहुत ही विस्तारित रूप से है हमारा। 83% सड़कें, 9% रेलवे, 6% वायुमार्ग एवं 2% जलमार्ग है हमारे भारत के अंदर। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग घनत्व 0.66 राजमार्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि अमेरिका के 0.65 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, जबकि चीन 0.16 वर्ग किलोमीटर और ब्राजील जो है 0.2 वर्ग किलोमीटर से काफी अधिक है। बात करते हैं हम सबसे पहले सड़क परिवहन की। सड़क व्यवस्था भारत के अंतर्गत हम देखते हैं तो देश के सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे कि NH7, NH4, NH2 इस टाइप से जो है तो इनको राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे बोला जाता है। राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। भारत में 3.3 मिलियन किलोमीटर का सड़क नेटवर्क फैला हुआ है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये IMP है कि सड़क व्यवस्था में या सड़क के नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है, जबकि देश की लंबाई और चौड़ाई में कुल यातायात का 40% इसके द्वारा होता है। देखिए सड़क व्यवस्था में ज्यादा हम लोग चलते हैं, अधिकतर लोग सड़क पे ज्यादा ट्रेवल करते हैं सड़क व्यवस्था से। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है लगभग 27% है, ठीक। एकल लेन मध्यवर्ती लेन का है। 54% मानक दोहरी लेन का है, यानी कि देखिए दोहरी लेन यानी डबल लाइन का, और एकल यानी कि सिर्फ सिंगल लाइन का। तो सिंगल लाइन पे जो है रश ज्यादा रहता है, स्पीड कम रहती है, और डबल लाइन पे जो है रश भी कम रहती है, स्पीड भी ज्यादा हो जाती है। बात करते हैं बाकी जो बचा हुआ 19% है, वो 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन अवस्था तक का है। जैसे 4 लेन भी होते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, इसको आप 4 लेन बोल सकते हो, ठीक। तो ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों को 4 लेन बोला जाता है। 8 लेन, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं। सड़कों से लगभग 75% माल का जो है यातायात किया जाता है। यातायात देखिए 65% माल यातायात और 87.4% यात्री यातायात का परिवहन होता है सड़क के रास्ते से। विगत 5 वर्षों में वाहनों की संख्या का औसतन जो है 12% की गति से वार्षिक वृद्धि हुई है, यानी कि वाहनों की जो औसतन जो वृद्धि हुई है बहुत तेजी से हुई है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क 4207 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के मनाली से जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लेह तक निर्मित की गई है। तो ये हमारे विश्व की सबसे ऊंची सड़क अपने इंडिया में ही है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत मनाली से जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र तक, ठीक है, लद्दाख के लेह तक निर्मित की गई है। तो ये सड़क परिवहन हमने देखा। अब कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, जैसे कि NH1 ये दिल्ली से अमृतसर जाती है और शेरशाह सूरी मार्ग भी इसको कहा जाता है। NH2 की बात करते हैं तो ये दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। NH1 एवं 2 को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, GT रोड जिसको बोला जाता है, ठीक है। NH3 की बात करते हैं तो आगरा मुंबई, NH3 आगरा से मुंबई के लिए, NH4 ठाणे से चेन्नई के लिए है। NH5 की बात करें तो बहरागोड़ा से चेन्नई पूर्वी तट के साथ है। NH6 की बात करें तो धुले से कोलकाता तक है। NH7 जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा, बनारसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर है। ये देश का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो कि जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, हैदराबाद, बेंगलोर एवं मदुरै होकर जाता है। यानी कि आपको ये
अगर बात करें तो यहाँ कहीं बिहार से आगे यूपी बनारस, तो वो ऐसा कुछ होते हुए ऐसा निकलता है, तो ये सबसे लंबा है, कन्याकुमारी तक पहुंचता है आपका। चलिए देखते हैं अगला जो है आपका NH8। NH8 कहाँ है? दिल्ली से मुंबई तक के लिए NH8 जो है आपका जाता है, तो ये राजस्थान और गुजरात तक होकर पहुंचता है, दिल्ली से मुंबई। फिर बात करते हैं NH15 की, तो पठानकोट से समाखिया राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है। NH17 की बात करते हैं तो पानवेल से इडापेली तक जाता है, पश्चिमी तट के साथ। बात करते हैं NH28 की, तो दिल्ली से लखनऊ। बात करते हैं NH47A, बिल्डिंगन आइलैंड कोचीन बाईपास। NH47 ये जो है सबसे छोटा एक राजकीय मार्ग है, बस 6 किलोमीटर तक है, ठीक है, याद रखिएगा। NH1A ये जलंधर से उड़ी तक के लिए है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहाल दर्रा है उससे स्थित जवाहर सुरंग से होकर ये गुजरती है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जवाहर सुरंग से कौन सी NH नेशनल हाईवे निकलती है, तो NH1A याद रखिएगा, नेशनल हाईवे जवाहर सुरंग से कौन सी निकलती है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में जो है 5,874 किलोमीटर तक की जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है यहाँ पे, भारत का 8.3%। राजस्थान में फिर उसके बाद देन मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर आपका तमिलनाडु। आपको बस डेटा याद नहीं रखना है, आपको उनका नाम याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे है आपका यूपी, फिर है राजस्थान, फिर है MP, देन आंध्र प्रदेश और देन तमिलनाडु। ठीक, सर्वाधिक लंबाई वाले 5 राज्य। भारत के 4 सीट्स NH7 मार्ग की बात करें तो NH7 जो कि सबसे बड़ा है आपके बनारसी से कन्याकुमारी तक, NH6 सेकंड नंबर का है जो कि कोलकाता से हजीरा तक जाता है। उसके बाद NH5 की बात करते हैं तो ये 3rd नंबर का है, चेन्नई से बराहगोड़ा तक। तो 3 आप जरूर याद रखें, देखिए 5, 6, 7 सीधे है, 5 है, फिर 6 है और फिर 7 है, तो 5, 6, 7। 5 सबसे छोटा, फिर 6 उससे बड़ा NH7। चलिए बात करते हैं एक स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना चलाई गई थी, इसके अंतर्गत जो है दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता और कोलकाता दिल्ली, इनको जो है आपको ऐसा जोड़ा गया था। ऐसा ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है भारत के अंदर बनाया गया था, तो जिसको जैसे ये दिल्ली से हम आए मुंबई, मुंबई से गए हम चेन्नई और चेन्नई से गए हम कोलकाता और फिर कोलकाता से दिल्ली चले गए। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है चालू की गई थी। और तो इसकी लंबाई देख लेते हैं, दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर, मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर, फिर चेन्नई से कोलकाता 1684 किलोमीटर और कोलकाता से दिल्ली 1453 किलोमीटर। चलिए बात करते हैं अब हम रेल परिवहन की। रेल परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। रेलवे नेटवर्क जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नेटवर्क माना जा रहा है हमारे इंडिया के अंतर्गत। आजकल बहुत जो है एक्सीडेंट भी अभी बीच में हुए थे रेलवे में, तो हम देखते हैं रेल के बारे में। अभी रेल बजट भी आया हुआ है। तो रेल परिवहन की बात करें तो भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत विश्व का 3रा सबसे बड़ा रेल तंत्र है। भारत में पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ मुंबई में हुआ था, थाने के बीच। मुंबई से थाने तक चली थी ट्रेन, 21 किलोमीटर तक चली थी। 16 अप्रैल 1853 में इसका उद्घाटन हुआ था। पहली यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के लिए चली गई थी। पहली यात्री यानी पैसेंजर ट्रेन जो चली थी वो 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। उस समय से भारतीय रेल निरंतर अपनी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। रेल मार्ग की कुल लंबाई 64,015 किलोमीटर और चालित रेलपथ 85,158 किलोमीटर थी। इसमें ब्रॉड गेज जो है आपका 1676 mm इक्वल टू आपका हो जाएगा 3651 किलोमीटर तथा 3124 किलोमीटर सकड़ी लाइनें हैं। इसमें लगभग 28% विद्युत 28% जो है आपका विद्युतकरण है, यानी विद्युत इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं। और रेलवे स्टेशनों की संख्या जो है लगभग 7,133 है और भारत में प्रतिदिन लगभग 11,270 ट्रेनें चलती हैं। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में रेल विकास काफी कम हुआ है, जबकि उत्तरी भारत
से पूर्वी पश्चिमी बंगाल तक, पूर्वी भारत यानी पश्चिम बंगाल तक रेल का अधिकतम विकास हुआ है। रेलवे प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। 924 से 25 है ना, यानी कि ये होना चाहिए था आपका 1924, ठीक। 1924 से 1925 तक रेलवे का राजस्व सामान्य राजस्व से अलग रखा जाने लगा। यह संसद के रेल बजट के रूप में अलग से पेश किया जाने लगा। रेलवे में लगभग 14 लाख जो है बजट से मतलब कर्मचारी हैं, लगभग 14 लाख या 10 लाख के आसपास अभी कर्मचारी हैं। और अभी बहुत वैकेंसी रेलवे में खाली है, लगभग 3 लाख वैकेंसी खाली है, जो देश के किसी भी उपक्रम से अधिक है। रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपकरण है। तो इसमें देखिए ज्यादा हमको देखना नहीं है, मेन चीजें। जो पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे कब चली? 1853 के अंतर्गत। दूसरी जो पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुबली चली। ये 2 चीजें आपको मेनली याद रखनी है। बात करते हैं हम अपने जोनों की, देख लेते हैं, ठीक है, पूरे जोन। तो देखिए सबसे पहले ये आपका सेंट्रल हो गया, यहाँ पे सेंटर में है। हम यहाँ से देखते हैं ऊपर, तो उत्तर, ये मैप के हिसाब से देखो तो ये आपका नॉर्थ ही होगा, है ना, ये नॉर्थ होगा। तो उत्तर में भी अब ये उत्तर है और ये आपका एक मिडिल पॉइंट है और उसके ये बीच में आ गया, तो उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे का सेंटर कहाँ हो जाएगा आपका? इलाहाबाद में हो जाएगा। और उत्तर रेलवे का हो जाएगा नई दिल्ली में। तो पहले इलाहाबाद फिर नई दिल्ली, तो उत्तर रेलवे का है नई दिल्ली और उत्तर मध्य रेलवे का हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ऐसे ही जस्ट इधर देखते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण रेलवे चेन्नई और दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा आपका? सिकंदराबाद। जस्ट अब इधर आते हैं, तो इधर पूर्व रेलवे है, तो पूर्व रेलवे का हो जाएगा आपका कोलकाता और मध्य पूर्व रेलवे का हो जाएगा हाजीपुर, जो कि बिहार के अंतर्गत आपका आता है। तो पूर्व मध्य रेलवे का हो जाएगा हाजीपुर। ऐसा ही इधर देख लेते हैं पश्चिम रेलवे, तो चर्च गेट मुंबई में आ जाएगा और पश्चिम मध्य रेलवे जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका एमपी में आ जाएगा। अब कुछ जो कॉर्नर वाले बचे उनको देख लेते हैं। तो मध्य रेलवे है या सेंट्रल है, तो सेंट्रल पॉइंट मुंबई सेंट्रल के अंतर्गत हो जाएगा मध्य रेलवे का आपका हेडक्वार्टर उसका। दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करें तो दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका हुबली के अंतर्गत हो जाएगा और दक्षिण पूर्व रेलवे आपका कोलकाता ही रहेगा। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा आपका बिलासपुर और पूर्व तटीय रेलवे हो जाएगा भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर आपको याद रखना पड़ेगा, पूर्व तटीय। इधर बात करते हैं उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे की, तो गुवाहाटी में हो जाएगा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे और पूर्वोत्तर जो हो जाएगा गोरखपुर रेलवे हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है आपका, ठीक है। और उत्तर पश्चिम रेलवे बचा, तो उत्तर पश्चिम एक बच गया आपका जयपुर। मेनली आपको जो याद रखना है, ये मध्य वाले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये चारों। उसके बाद ये हुबली आईएमपी है जो पूछा जाता है, उसके बाद ये हाजीपुर भी पूछा जाता है, पूर्व मध्य रेलवे। तो इस टाइप से जो है ये चीजें आपको याद रखना है, आप 1-2 बार पढ़िए, मेमोराइज आपको हो जाएगा। चलिए पूर्वोत्तर राज्यों में रेल मार्ग की बात कर लेते हैं। तो असम के अंतर्गत जो है 2516 किलोमीटर तक की लाइनें बिछा जा चुकी हैं। त्रिपुरा में ओनली 45 किलोमीटर है, नागालैंड में 13 किलोमीटर तक है, मिजोरम में 2 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर, मणिपुर में भी 1 किलोमीटर और मेघालय में जो है अभी कोई लाइन नहीं है मेरे हिसाब से, और लेटेस्ट में अगर कार्य चल रहा होगा तो शुरू हो जाएगी लाइन, ठीक है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय रेल, कुछ योजनाएं चली थी, तो राष्ट्रीय रेल विकास योजना चली थी, तो देख लेते हैं। तो जनवरी 2003 में रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए रेल विकास निगम की स्थापना की गई। 15,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत निम्न 3 परियोजनाएं शामिल हुई, यानी कि राष्ट्रीय रेल मार्ग जो राष्ट्रीय रेल विकास योजना है इसके अंतर्गत 3 और योजनाएं हैं। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये देखिए रोड में भी चली थी और जहां तक ये ट्रेन में भी चली है। तो इसके तहत 4 महानगरों को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाली हाई जो है डेंसिटी रेल मार्गों का सुदृढ़ किया जाएगा। इसके तहत रेल मार्गों का दोहरीकरण, ठीक है, मालगाड़ियों की गति को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने तथा टर्मिनलों व जंक्शन स्टेशनों को नवीनीकरण आदि करने का कार्य संपादित किया गया था। तो ये वही है, सड़क में भी चला था और ट्रेन में भी चला था। बात करते हैं दूसरे परियोजना की, तो दूसरा परियोजना है आपका महासेतु निर्माण परियोजना। तो इसके तहत गंगा नदी पर 2 पुलों, पटना के निकट दीघा सोनपुर के मध्य व दूसरा मुंगेर एवं खगड़िया के मध्य रेल सह सड़क पुल, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ के निकट गोबी पुल पर एक पुल तथा कोसी नदी पर निर्मली व भपतियाही के
बीच पुल के निर्माण की योजना बनाई गई थी। तो कुल मिला के जो पुलों का निर्माण बड़ी बड़ी नदियों पे करने का इसमें बात आपका कहा गया था। तो महासेतु की बात चलेगी कि महासेतु परियोजना किससे रिलेटेड है। तो महासेतु परियोजना जो है राष्ट्रीय रेल विकास योजना से जुड़ी हुई है, जो कि 2003 में शुरू की गई थी। अब बंदरगाहों की भी बात की गई थी। तो बंदरगाहों से द्रुत संपर्क योजना, इस परियोजना के तहत निर्यात व्यापार को सुदृढ़ बनाने के लिए बंदरगाहों से जुड़े रेल मार्गों को जो है अच्छी स्थिति में बनाया जाना था और आवश्यकता अनुसार जो है नई रेलों को भी वहां पे बिछाई जानी थी। तो बंदरगाहों के थ्रू भी आप अगर ट्रेन का कनेक्शन कर देते हो तो माल को ले जाने या आयात निर्यात में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम जल परिवहन की। तो जल परिवहन को देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जल परिवहन देश के कुल परिवहन में मात्र 0.15% की भागीदारी जो है अदा करता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन बोर्ड नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। यानी कि जल परिवहन बोर्ड कहाँ पे? नई दिल्ली में है। भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण IAAI के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मार्गों का जो विकास है या रख रखाव व प्रबंध किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी। ठीक, 1986 में की गई थी। प्राधिकरण का मुख्यालय जो है नोएडा में स्थित है। इसका मुख्यालय नोएडा में प्राधिकरण का। यह प्राधिकरण जो है जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत आपका आता है जल परिवहन। अब जल परिवहन की बात करें तो यहाँ पे भी जैसे कि अगर रोड में हमने नेशनल हाईवेज की बात की थी, तो ये आपका यहाँ पे जो नेशनल हाईवे की जगह क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो वाटरवेज हो जाएंगे। तो नेशनल वाटरवेज देखिए ये जो है NW1, NW2, NW3, 4, 5 और 6 भी है। NW6 देखिए, तो NW1 की बात करें तो इलाहाबाद से हल्दिया, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। तो इलाहाबाद से जो है आपका हल्दिया तक जाता है। ठीक है, 1620 किलोमीटर लंबी गंगा नदी प्रणाली राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 1 है। इस जलमार्ग पर प्रतिवर्ष लगभग 18 मिलियन टन माल ढोने की क्षमता जो होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है आपका ये फैला हुआ है गंगा नदी के अंतर्गत। बात करते हैं NH मतलब नेशनल वाटरवेज 2 की बात करते हैं। तो सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। तो इसको आप याद रखिएगा कि पहली जो है ये गंगा पे है, दूसरी जो है ब्रह्मपुत्र पे आपकी ये नदी हो जाने वाली। तीसरे की बात कर रहे हैं तो चंपाकार और उद्योग मंडल कैनाल सहित कोल्लम से, ठीक, चंपाकार और उद्योग मंडल कैनाल सहित कोल्लम से कोट्टापुर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कोको से याद रखिए। तो ये क्या हो जाएगा? कोल्लम से कोट्टापुरम। ठीक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक हो जाएगा 205 किलोमीटर। ये पश्चिमी तट कैनाल को 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। कोट्टापुरम कोलाम खंड 168 किलोमीटर पश्चिमी तटवर्ती नहरों के साथ जो है ये आपका जाता है। NH4 इनके बस आपको नाम याद रखना है कि कहां से कहां तक है। अगर NW4 की बात करें तो ये कृष्णा नदी का वजीराबाद विजयवाड़ा प्रखंड और गोदावरी नदी का भद्रचलम राजमुंद्री प्रखंड तथा कालूवेली टैंक एवं कैनालों का जो है काकीनाडा पडुचेरी प्रखंड तक जो है आपका ये चलता है। बात करते हैं NH5 की। तो ब्राह्मणी नदी के अंतर्गत तलछड़ धमरा प्रखंड, पूर्वी तट कैनाल के जीवनखली चरबतिया प्रखंड, मताई नदी के चरबतिया धमरा प्रखंड और महानदी डेल्टा नदियों का जो है मंगलगढ़ी पारादीप के अंतर्गत ये चलता है। राष्ट्रीय जो है 6 प्रस्तावित है या बन चुका है। तो ये असम राज्य में भांगा से लीखपुर तक जो है कहाँ? भांगा से लीखपुर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भांगा से लीखपुर NW6 वेरी IMP पूछा ही जाता है। देखिए IMP वाला एक पहला, एक दूसरा और एक तीसरा और ये छठवां। इससे मैंने लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने देखा हुआ है। जो भी क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाता है तो मेनली 1, 2, 3 और 6 से ही पूछे जाते हैं, उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बात करते हैं समुद्री जल परिवहन की। तो समुद्री जल परिवहन का क्या है?
भारत के समुद्री तट पर 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। कितने हैं? 12 प्रमुख बंदरगाह हैं तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। छोटे और जो मंझले बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। तो संविधान की समवर्ती सूची में कौन से आते हैं? छोटे और मंझले बंदरगाह। देश के प्रमुख बंदरगाह जैसे कांडला, मुंबई, मोरमुगाओ, नया मैंगलोर, कोचीन, जवाहर नेहरू बंदरगाह, न्यू तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, हल्दिया, है ना, ये प्रमुख बंदरगाह है। तो प्रमुख बंदरगाह अखिल भारतीय बंदरगाहों के 80% माल को संचालित करते हैं, जिसमें पिछले 7 है ये, ठीक है। पिछले 7 वर्षों के प्रत्येक वर्ष में विशाखापट्टनम यातायात संचालन में सबसे ऊपर रहा है। देश में आधुनिक सामुद्रिक परिवहन के विकास का प्रारंभ जो है 1854 से ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों को बंदरगाहों के विकास के बारे में सलाह देने के लिए 1950 में राष्ट्रीय बंदरगाह बोर्ड की जो है स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय बंदरगाह बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1950 में। प्रमुख बंदरगाहों का नियंत्रण भारतीय पत्तन अधिनियम 1908, ठीक, की ओर प्रमुख पत्तन का मतलब वही जो बोट से रिलेटेड चीजें हैं। न्यास अधिनियम 1963 के अंतर्गत किया जाता है। तो कुल हमको इसमें बस ये याद रखना है कि जो 12 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है। तो ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड है। भारत में कुल 27 शिपयार्ड है, 6 पब्लिक सेक्टर के, 2 राज्य सरकारों के अंतर्गत तथा 19 जो है प्राइवेट सेक्टर के। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां देश का सर्वाधिक समुद्री यातायात किया जाता है। जवाहर नेहरू बंदरगाह एयर नहावा सेवा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश का नवीनतम बड़ा बंदरगाह है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी से जो सुसज्जित, यानी कि नई टेक्नोलॉजी उसके पास है, उस हिसाब से जवाहरलाल नेहरू जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी मुंबई व कोचीन के बंदरगाह मतलब सबसे बड़ा है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू वाला। कृत्रिम की बात की जा रही है। मुंबई व कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू है ना, कृत्रिम बंदरगाह में सबसे बड़ा है। मुंबई जो है बड़ा तो है लेकिन वो कृत्रिम नहीं है, ठीक है। तो मुंबई और कोचीन जो है प्राकृतिक बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं, जबकि कांडला ज्वारीय बंदरगाह, यानी कि कांडला जो है आपको कौन सा ज्वारीय बंदरगाह के अंतर्गत आता है। विशाखापट्टनम की बात करें तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। पूर्वी तट के बंदरगाहों में चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो देखिए, मुंबई सबसे बड़ा तो है लेकिन प्राकृतिक, जवाहरलाल नेहरू बड़ा है लेकिन कृत्रिम, कांडला जो है या ज्वारीय है, उसके बाद विशाखापट्टनम जो है गहरा है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं भारत का पहला समुद्री पुल। तो समुद्री पुल की बात कर लेते हैं। तो 10 लाइनों वाला बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक पुल, जिसे आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी समुद्री लिंक पुल के नाम से जाना जाता है, 30 जून 2009 से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 5.6 किलोमीटर लंबे भारत के इस प्रथम समुद्री पुल में 1600 करोड़ रुपए की लागत से आम यातायात के लिए 8 लेन एवं 2 लेने बसों के लिए जो है आरक्षित रखी गई है। तो ठीक है, ये पहला पुल कब 2009 में स्टार्ट हुआ था। सेतु समुद्रम परियोजना की बात करते हैं तो 2427.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच छिछले समुद्री इलाके कम गहरे में खुदाई करके एक ऐसी गहरी नहर बनाने की योजना है जिस पर बड़े शिप भी आसानी से यात्रा कर सके। इस परियोजना की सर्वप्रथम कल्पना एक ब्रिटिश कमांडर A.D. टेलर ने वर्ष 1860 के अंतर्गत की थी। इस परियोजना का निर्माण का जो नोडल एजेंसी तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट है, यानी कि ये भी कार्यरत है सेतु समुद्रम परियोजना। अब बात कर लेते हैं हम वायु परिवहन की। तो वायु परिवहन की अगर बात करें तो घरेलू यातायात के अनुसार अमेरिका, चीन और जापान के पश्चात 43.29 मिलियन घरेलू यात्रियों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है। फिलहाल तक भारत में 82 हवाई अड्डों से अनुसूचित हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली ठीक 15 से 25 मिलियन यात्रियों को नियंत्रण जो करने के मामले में विश्व में चौथे स्थान पे। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में वायुयानों की प्रायोगिक उड़ानें 1911 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन वायु
परिवहन की वास्तविक शुरुआत 1927 में नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना के साथ हो पाई है। 1929 की बात करें तो 1929 में एम्पायर एयर सर्विसेज के वायुयान भारत में उतरे और यहां से यात्रियों को ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड ले गए। इसके बाद यहाँ 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड, 1936 में एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड और 1937 में टाटा एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। धीरे धीरे ऐसी निजी कंपनियों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, 1946 में जो है यहाँ पे जो है ये आपका मिसप्रिंट है, भारत में उड़ान के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। भारत के अंदर जो लाइसेंस सुविधा प्रारंभ हुई, इसके लिए इसी वर्ष वायु परिवहन लाइसेंस बोर्ड की भी स्थापना की गई। मई 1953 में वायु निगम अधिनियम पास करके भारत सरकार ने वायु परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 के अंतर्गत इसका जो है राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। इन दोनों निगमों को अगस्त 1953 में जो है अपनी सेवाएं प्रदान करने का मौका मिल गया। उन्होंने अपनी सेवा प्रारंभ कर दी। अब देखिए, वायु परिवहन में जो मेन चीजें थी वो इस हमने थ्योरी में पढ़ ली है। अब जो क्वेश्चन जहां से बनते, इससे क्वेश्चन नहीं बनते, ये सिर्फ समझ लीजिए एक डेमो है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते। क्वेश्चन बनते हैं इससे जो अब मैं बता रहा हूं। प्रमुख हवाई अड्डे जो हमारे भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो, तो अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका दिल्ली के अंतर्गत है। कालीकट केरल के अंदर है, याद रखिएगा, कालीकट केरल, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। कालीकट केरल के अंदर है। कोचीन भी केरल के अंतर्गत आ जाता है, कोचीन भी। गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो असम के अंतर्गत आता है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखिए, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार के लोगों में सिंह जरूर लगा रहता है, तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सबको पता होगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका राजस्थान में ही होगा। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ हो जाएगा? केरल के अंतर्गत आ जाएगा। अब जो आईएमपी है ये गोवा वाला, गोवा का है दाबोलेम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसको मैं से याद रख सकते हैं। गोवा जब जाते हैं हम घूमने तो वहां दबा के लोग पीते हैं, क्योंकि दारू वहां पे सस्ती मिलती है, बियर सस्ती मिलती है, तो गोवा में दबा के पीते हैं, तो दाबोलेम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा के अंतर्गत आ जाएगा। बात करते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर, जो कि एमपी के अंतर्गत आता है। देवी अहिल्याबाई होलकर एमपी, इंदौर के अंतर्गत आपको यह हवाई अड्डा मिल जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल में मिलेगा आपका। बाबा साहेब जो अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी महाराष्ट्र के अंतर्गत मिलेगा। मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक के अंतर्गत मिलेगा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना में है। लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। वीर सावरकर अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर के अंतर्गत ये आपको हवाई अड्डा मिलेगा। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। श्री गुरु रामदास जी पंजाब के अंतर्गत ही मिलेंगे, क्योंकि रामदास जी गुरु के ऊपर रखा गया है। बिरसा मुंडा जो है रांची झारखंड के अंतर्गत मिलेगा, क्योंकि बिरसा मुंडा जो वहीं के थे, झारखंड साइड के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से आपके रिलेट हो जाएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में देखिए बहन और भाई बहुत ऐसे जुड़े रहते हैं, आनंदीबाई पटेल, तो इस टाइप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गुजरात के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो आप इसको एक दो बार जरूर देखिए, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। पोर्ट ब्लेयर, देखिए जो याद रखने की चीजें हैं मैं बता दे रहा हूं आपको, जो ज्यादा जिन पे फोकस करना है, लाल बहादुर शास्त्री, वीर सावरकर, बिरसा मुंडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद इधर मैंने बताया था आपको गोवा भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो ये कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं जो कि एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पार्ट भी आपका समाप्त हुआ, लगभग भूगोल आपका खत्म हो गया है। एक पार्ट और लाने की मैं कोशिश करूंगा, ये आपके अभ्यारण वगैरह बनाने की कोशिश करूंगा। जो आईएमपी जो अभ्यारण वगैरह है उनको हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो अब आप लोगों का काम है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।